हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। और आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं HIV फ्रॉम द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। सो HIV एड्स ये होता क्या है? सो एड्स इट इज़ एक्चुअली एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसका फुल फॉर्म एड्स AIDS। इसका मीनिंग होता है ऑटो इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ डिसीज। सो एक्चुअली एड्स कोई सिंगल डिसीज नहीं होता, ये एक ग्रुप ऑफ डिसीज होता है। ये ऑटो इम्यूनी डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, यानी इसमें इम्यूनिटी कम होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को एड्स हो गया और वो डायरेक्टली मर गया, ऐसा नहीं होता। सो एड्स में काफ़ी सालों तक उस ह्यूमन का जो इम्यून सिस्टम है ये काफ़ी कम होता रहता है, एंड एट द एंड वो अपने लाइफ से हार जाता है और फिर उसका डेथ हो जाता है, यानी कि ये धीरे धीरे करके मारता है। सो HIV एड्स, अभी ये हो गया एड्स। HIV क्या होता है? तो एड्स का मीनिंग होता है कि ग्रुप ऑफ डिसीज है, एंड जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है इसका नाम होता है HIV। HIV ये इसके वायरस का नाम होता है जो होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, सो ये है HIV एड्स। अभी ये डिसीज में होता क्या है? सो HIV एड्स, HIV जो वायरस है ये वायरस ह्यूमन के इनसाइड चला जाता है, यानी ह्यूमन बॉडी के एक बार अंदर चला जाता है। सो वहाँ पे जाने के बाद इम्यूनिटी सिस्टम के साथ काफ़ी इंटरफेरेंस करता है, और बेसिकली इसका एक ही काम होता है कि ह्यूमन की इम्यूनिटी सिस्टम को ये कम करते रहता है। सो HIV एड्स का फर्स्ट पेशेंट मिला था USA में इन द ईयर 1981। उसके बाद 86 में इंडिया में मिला था फ्रॉम द तमिलनाडु स्टेट। इसके बाद में यह होगा इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट। अभी हमें देखना है कि HIV का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है ये कैसा होता है। सो ये जो स्ट्रक्चर है आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। यस, सो जो ये वायरस होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA को कंटेन करता है, और ये होता है एक रीनो वायरस। नाउ यस, सो ये है इसका स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। सो नाउ एक्चुअली HIV वायरस जो है इसके बारे में काफ़ी वर्ल्ड वाइड एक मतलब 1981 तक तो ये किसी को दिखा ही नहीं था। इसके बाद में 1981 से इसके पेशेंट्स नज़र आने लगे थे ग्लोबली। एंड ये वाला जो डिसीज़ है ये सिर्फ वायरल डिसीज़ है और सिर्फ वायरस के कारण ही होता है, जो कि और इसका मेन जो इंटरप्शन होता है ये होता है ह्यूमन बीइंग का जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है, ये उस इम्यूनिटी सिस्टम के साथ कुछ मतलब उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करता है। सो ये जो वायरस है ये फ्रॉम द, जैसे वायरस के अलग अलग फैमिलीज हमने देखे थे 11th में उस टाइम पे। सो उस फैमिली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सो HIV वायरस बिलोंग करता है टू द कम्युनिटी रेट्रो वायरस। सो ये होता है रेट्रो वायरस। नाउ अभी हमें देखना है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस वायरस। सो इन इसके स्ट्रक्चर में आप देख रहे होगे। सो उसका बेसिक एक शेप जो है ये सर्कुलर होता है। नाउ हियर GP का मीनिंग होता है ग्लाइकोप्रोटीन। सो इसके आउटर लेयर में ये जो दो लेयर्स होते हैं, एक होता है फ्रॉम द GP120 इससे बना होता है, और ये इधर वाला जो लेयर है ये जो आपको रेड कलर के रॉड की तरह एक शेप नज़र आ रहा है, सो ये बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन 41 से। इसके इंटरनल फिर यहाँ पे आ जाइए। सो ये वाला जो पोर्शन होता है जो यहाँ पे इंटरनल वाला बड़ा पोर्शन है, सो ये एक मैट्रिक्स प्रोटीन से बना होता है। इसके बाद में लिपिड से आउटर कोट जो है ये एक्सटर्नल वाला ये बना होता है अपने लिपिड कोट से। देन ये अंदर वाला पोर्शन जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल या फिर RNA होता है, सो वो वाली जो कैप्सूल होती है इसे कहा जाता है कैप्सिड प्रोटीन्स इनर। इसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी ये जो आपको गोल गोल नजर आ रहे हैं ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो इसके जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होता है। सो इसका बेसिक ये हो गया स्ट्रक्चर। अभी इसके बाद में और इसके डायमीटर की अगर हम बात करें सो ये वायरस का डायमीटर ऑलमोस्ट 100 से 140 nm दैट इज़ नैनोमीटर होता है। स्फेरिकल शेप में होता है, और इसके अंदर हमारे पास सिंगल स्टैंडर्ड RNA 2 नज़र आते हैं, प्लस इसके साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होता है। इसके दो अलग अलग प्रोटीन लेयर्स होते हैं, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ डायग्राम में। सो दो अलग अलग प्रोटीन्स के लेयर में ये कवर्ड होता है। देन जो इसका आउटर मैट्रिक्स होता है एकदम बाहर वाला,
सो ये एडिशनल लेयर होता है जो कि लिपिड से बना होता है। एंड एक स्पेशल कैरेक्टर इस वायरस में जो होता है ये होता है कि ये हमारे बॉडी में जो T4 लिम्फोसाइट होता है इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो T4 लिम्फोसाइट जो हमारी इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं, इस T4 लिम्फोसाइट को ये वायरस डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करता है। एंड HIV वायरस कॉमनली जो हमारे बॉडी फ्लूइड होते हैं इनमें से कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? सो फर्स्ट ब्लड में पाया जाता है, देन सीमेन में पाया जाता है, एंड CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी पाया जाता है। देन कुछ कम अमाउंट में पाया जाता है इन दी ब्रेस्ट मिल्क, इन द यूरिन एंड इन दी सलाइवा। अदर देन इन सब को छोड़ने के बाद कहीं ज़्यादा ये पाया नहीं जाता। एंड यस, वजाइनल सिक्रेशंस में या फिर सर्वाइकल सिक्रेशंस में भी ये वायरस मिनिमम अमाउंट में पाया जाता है। इसके बाद में हमें देखना है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। सो ट्रांसमिशन, नाउ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, सो इसका ट्रांसमिशन होता है, इसका फर्स्ट रीजन है अनसेफ सेक्सुअल रिलेशंस। सो अगर कोई पर्सन ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है और इस पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशन होता है, सो जैसे कि हमने देखा कि HIV वायरस बॉडी के कौन से फ्लूइड में प्रेजेंट होता है? ब्लड में, सीमन में, सलाइवा में। सो अगर किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, अनसेफ है, सो इस कंडीशन में उस इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी में जो HIV जो सीमन में प्रेजेंट था वो फीमेल में अगर आ गया या फिर उसके पार्टनर में एंटर हो जाता है, देन दैट पर्सन विल गेट अफेक्टेड बाय दी HIV। सो अनसेफ सेक्स इसका मेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है या फिर एक रीज़न होता है। देन ब्लड, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और यहाँ पे कहीं क्रॉस कंटामिनेशन होता है, देन वहाँ पे चांसेस है कि HIV हो जाएगा। अगर कोई पर्सन जो ऑलरेडी HIV पॉजिटिव है, ऐसे पर्सन का ब्लड किसी और को ट्रांसफ्यूज होता है या फिर एक सेम निडल, एक सेम सिरिंज इन्फेक्टेड पर्सन को यूज़ करने के बाद नॉर्मल पर्सन को यूज़ कर दी गई, सो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि HIV वायरस का ट्रांसमिशन हो जाए। इसके बाद में आता है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। सो मदर अगर HIV इन्फेक्टेड है, सो प्लासेंटा के थ्रू मदर में जो HIV वायरस है ये प्लासेंटा के थ्रू चाइल्ड को इन्फेक्टेड कर सकता है। सो इस कंडीशन में अगर मदर इन्फेक्टेड है देन ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि मदर इन्फेक्टेड रही फिर भी वो चाइल्ड को इन्फेक्टेड नहीं होने दे सकता। सो ये सब थे कुछ इसके कॉमन ट्रांसमिशन के रूट्स। देन और कुछ चीज़ें जैसे कि हमने देखा था कि कुछ कम अमाउंट में ही सही, बट यूरिन में, टीयर्स में, सलाइवा में, ब्रेस्ट मिल्क में या फिर वजाइनल सिक्रेशन में भी कुछ अमाउंट ऑफ HIV वायरस प्रेजेंट होते हैं। सो अगर इन अदर बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में भी कोई पर्सन आता है, स्पेशली जिसको ओपन इंजरी है ऐसी जगह से, देन वहाँ पे भी कुछ चांसेस होते हैं टू गेट इन्फेक्टेड विद दिस HIV वायरस। इसके बाद में अभी ये सब तो हो गया कंसेप्शन कि HIV वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है, बट कुछ मिसकंसेप्शंस भी है HIV वायरस के बारे में, जैसे कि कौन से रूट के कारण HIV वायरस स्प्रेड नहीं हो सकता। अभी काफ़ी बार हमारे सोसाइटी में ऐसा पाया जाता है कि किसी पर्सन को अगर HIV एड्स है तो उस पर्सन के साथ लोग मिलते नहीं, उसके साथ सोशलाइज नहीं होते, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी पर्सन को HIV एड्स है तो उसके साथ नॉर्मल कॉन्टैक्ट, जिस तरह से जैसे उसके साथ हैंडशेक करना, उसके साथ गले मिलना या फिर उसके साथ खाना शेयर करना, इन सब कंडीशंस में HIV का ट्रांसमिशन नहीं होता है। HIV के ट्रांसमिशन के लिए सिर्फ 3 ही रीज़न से जो अभी हमने देखे हैं, इसके अलावा कोई और रीज़न से HIV जनरली ट्रांसमिट नहीं होता। सो अगर कोई हमारे आसपास में कोई लोग HIV से इन्फेक्टेड है, सो हमें उनके साथ सोशलाइज करना चाहिए। ये उनको एक मेंटली सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उन्हें क्योर होने में या फिर उन्हें बेटर फील करने में हेल्प करता है। एक्चुअली HIV वायरस को भी परमानेंट क्योर नहीं है, ये जब तक पेशेंट जिंदा है तब तक उसको इन्फेक्शन ऐसे ही बना रहता है। इसके बाद में सम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, यानी कि कुछ ऐसे सिम्टम्स जो हमें बताते हैं कि ये इन्फेक्शन शायद एड्स हो सकता है। सो ये कौन कौन से? सो फर्स्ट इनिशियल स्टेज पे क्या होता है? सो इसमें ये होता है कि जो पर्सन है ये बार बार बीमार पड़ने लगता है, उसे बार बार वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते ही रहता है। सो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर सिम्टम्स है एड्स के, इसको क्लासीफाई किया गया है 4 अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें फर्स्ट वाली ये कैटेगरी है कि उसमें क्या होता है
कि जो वायरल फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, वायरस एंड फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ जो है ये कंटिन्यूसली उसमें होते ही रहते हैं और उसे बार बार इन्फेक्शन की कंडीशन दिखाई देती है। इसके बाद में आता है कुछ असिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट में होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी सिम्टम नज़र नहीं आता। इसके अंदर कोई भी साइन नज़र नहीं आता और हो सकता है कि जो उनका इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी उनको जो इन्फेक्शन होने के बाद से फर्स्ट सिम्टम दिखाई देने का जो पीरियड हुए, ये हो सकता है कि ये 6 महीने से लेकर 10 साल तक भी चले। यानी हो सकता है कि 10 साल तक इनमें से कोई हमें पता ही नहीं चलता कि इन्हें इन्फेक्शन भी है। इसके बाद में आता है एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स। एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा कुछ क्लिनिकल साइंस नज़र आते हैं, जैसे कि बार बार फीवर होता है, यानी कि 1 महीने में कई बार फीवर होना, फिर कंटिन्यूसली पेशेंट को फटीग महसूस होता है, यानी थकान सी महसूस होती है। देन ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है। देन नाइट के टाइम में लॉस ऑफ स्वेट्स होता है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग होता है। और प्लस बॉडी वेट का लॉस होना, ये भी इसका एक सिम्टम होता है। ये कंटिन्यूसली होते रहता है। ये होता है इन द केस ऑफ एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में, यानी कोई एक सिंपल सिम्टम नहीं रहता, इसमें कंटिन्यूसली कोई ना कोई बीमारी या फिर कोई ना कोई सिम्टम दिखाई देते, बट सब सिम्टम ऐसे है कि हम जिसको सीवियरली नहीं ले सकते। हम बस सोचते हैं कि अरे ये तो कॉमनली होता ही रहता है, जैसे फीवर है, आ ही रहा है, होता ही है, खांसी है, कफिंग है, या फिर फटीग फील करना, टायर्डनेस फील करना, ये सब कंटिन्यूसली होते ही रहते हैं। सब ऐसे मिनिमम दिखने वाले जो सिम्टम्स होते हैं ये कंटिन्यूसली होते रहते हैं थर्ड कैटेगरी ऑफ पेशेंट में। इसके बाद में आता है कि इसका जो एंड स्टेज होता है HIV का, इसके अंदर डायरेक्ट ये होती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, यानी इसमें कंटिन्यूस पेशेंट बीमार रहने लगता है। इसे निमोनिया हो सकता है, या फिर TB, या फिर कुछ कैंसर वाला कंडीशन, ये सब इसमें दिखाई देता है। ये सब थे इसके 4 अलग अलग कैटेगरीज। अभी आपको आपका बुक आपके सामने ओपन ही रखना है टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल एंड बेटर। ओके, अभी हमने देखा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता है कि क्लिनिकली या फिर सिम्टोमेटिकली उसको क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं अगर वो एड्स से बाधित है या फिर वो एड्स पॉजिटिव है। इस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को 4 अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी में आता है इनिशियल इन्फेक्शन, जिसमें पेशेंट को कंटिन्यूसली वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते ही रहता है, या फिर इसकी कंडीशन सिर्फ इन्फेक्टेड रहती है। इसके बाद में जो सेकेंड वाला कैटेगरी होता है, इसमें आते हैं सब असिम्टोमेटिक कैरियर स्टेट, यानी कि इसमें पेशेंट को कोई भी स्पेशल सिम्टम नहीं नज़र आता। इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है 6 महीने से लेकर के 10 साल तक, यानी 6 महीने से लेकर 10 साल के बाद उसे कोई साइन या सिम्टम दिखना स्टार्ट होता है। देन आफ्टर दैट जो थर्ड वाला कैटेगरी होता है, ये होता है ARC, दैट इज़ द एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी इसमें मल्टीपल डिसीजेस होते हैं, पेशेंट को कंटिन्यूसली मल्टीपल बीमारियाँ लग जाती है। बट ये सब जो डिसीजेस होते हैं ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा बड़े डिसीज़ नहीं होते जिसको पेशेंट नोटिस कर सके, काफ़ी मिनिमल डिसीजेस होते हैं। इसके बाद में आता है एड्स। एड्स क्या है? एड्स या फिर जो 4th स्टेज होता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग वाला कंडीशन होता है, यानी जहाँ पे पेशेंट को अभी कंटिन्यूसली वो बीमार ही रहेगा, फिर उससे कोई भी डिसीज हो सकता है, लाइक TB है, निमोनिया है, या फिर कोई कैंसर है। ये सब थे इसके अलग अलग कैटेगरीज या फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इसके बाद में हमें देखना है अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर द एड्स या फिर कैंसर, एड्स या फिर HIV एड्स। प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है, सबसे पहले हमें पब्लिक में ये एजुकेशन देना काफ़ी ज़रूरी है कि एड्स का ट्रांसमिशन क्यों हो रहा है और कैसे होता है और इसे प्रिवेंट कैसे करना है। उसके प्रिवेंशन के लिए सेफ प्रैक्टिसेस ऑफ सेक्स ये इन्हें सिखाना है या फिर सेक्स एजुकेशन देना चाहिए पब्लिक को। इसके बाद में आता है कि हम जो भी नीडल्स या सिरिंजेस यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली किसी पेशेंट के ब्लड के कांटेक्ट में होता है, इससे हमें 1 टाइम ही यूज़ करना है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट, फिर चाहे वो रिलेटेड टू सर्जरी रहे या फिर कुछ भी रहे, सिरिंजेस से, नीडल से, इसे 1 टाइम यूज़ करना है, इसका रिपीटेटिव यूज़ करना ही नहीं है। इसके बाद में आता है कि जो सेक्सुअल हैबिट्स होते हैं इसके बारे में ऑब्वियसली सभी को अच्छे से एजुकेशन देना या फिर अवेयरनेस देना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। देन हमें कुछ पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करना चाहिए, लाइक रेजर्स है या फिर और कोई चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा पर्सनल होती है, लाइक टूथब्रश वगैरह, ये सब हमें शेयर नहीं करना है किसी और के साथ। देन हमें कभी भी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन का टाइम आता है या फिर हमें या फिर हमारे किसी और रिलेटिव को ब्लड देने की ज़रूरत पड़ती है, इस टाइम पे हमें ये
श्योरिटी लेनी चाहिए कि ये जो ट्रांसमिशन के लिए ब्लड यूज़ हो रहा है ये HIV निगेटिव है या फिर इस ब्लड में HIV वायरस प्रेजेंट नहीं है। देन ये करना है हमें। देन जब भी कहीं पे प्रेगनेंसी वगैरह रहती है सो इस कंडीशन में भी ऑलवेज HIV टेस्ट करनी चाहिए कि हो सकता है उस मदर को अगर HIV हो देन उसके फीटस को या फिर उसके बच्चे को HIV ट्रांसमिट ना हो, इसलिए हमें ट्रीटमेंट भी लेना चाहिए। देन जो भी पेशेंट्स है जिन्हें हीमोडायलिसिस वगैरह की कंडीशन होती है सो इस वाले पेशेंट को भी ध्यान रखना है कि कहीं पे इस तरह का क्रॉस कंटामिनेशन ना हो। देन ऑर्गन डोनेशन भी जब होता है सो उस टाइम पे जो भी पर्सन का हम ऑर्गन ले रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं सो वो पर्सन HIV निगेटिव होना चाहिए, इसके लिए भी हमें एश्योरिटी लेना चाहिए। सो ये सब थे सम प्रिवेंटिव मेजर्स टू अवॉइड द एड्स या फिर HIV एड्स। इसके बाद में आप लोगों को कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपके बुक में अबाउट द एड्स डे, जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड। इसका एक ही एम था, इसका एम ये था कि टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस डिसीज वर्ल्ड वाइड। इसका सिंबल एक रेड कलर का रिबन होता है इस तरह का। यस, आपको पता होगा रेड कलर का रिबन, इट इज़ द सिंबल ऑफ दिस। और इंडिया में 5 एड्स रेफरेंसेस सेंटर है, यानी जहाँ पे एड्स के बारे में स्टडी एंड रिसर्च की जाती है। सो इसकी लिस्ट आपको आपके बुक में दिया हुआ है। सो ये सब था अबाउट इसका प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज़। इसके बाद में इसके डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है। सो इसके डायग्नोसिस के लिए एलिसा नाम की एक टेस्ट की जाती है, ELISA, एलिसा। अब ये एलिसा टेस्ट क्या होता है। सो एलिसा का फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये डिसीज़ में क्या होता है, सॉरी इस वाले डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या होता है। सो ये कंफर्मेटरी टेस्ट होती है, इसे वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक से किया जाता है और ये हाईली स्पेसिफिक टेस्ट होती है फॉर HIV वायरस ओनली। और ये हेल्प करती है टू डिटेक्ट द एंटीबॉडीज़ जो कि प्रोड्यूस होते हैं जब HIV वायरस बॉडी में एंटर होता है। अभी ट्रीटमेंट की अगर बात करें एड्स के, सो एड्स के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन होता है इसको लाइफ लॉन्ग लेना ही होता है। इसमें कुछ एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं यानी जो वायरस के अपोज में लड़ते हैं, प्लस कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं जो कि उस पेशेंट के बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने में या फिर स्ट्रेंथ देने में हेल्प करते हैं। बट जो भी इसके मेडिसिन होते हैं HIV एड्स के, इसको कंटिन्यूसली जब तक वो पेशेंट जिंदा है तब तक इसको लेना ही पड़ता है। अभी इसके जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स आपको आपके बुक में दिए गए हैं, लाइक टिनोफोवीर, देन एफाविरेंस एंड लैमिवोडिन। सो ये सब जो एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द डिसीज़ एंड इन्फेक्शन, ये ड्रग्स का अलग अलग कॉम्बिनेशन उस पेशेंट को दिया जाता है। प्लस हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसने HIV एड्स के ट्रीटमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है, यानी जो भी जितने भी पेशेंट हैं इन सभी को HIV एड्स के मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं एट दी हेल्थ केयर सेंटर। एंड प्लस इन सब पेशेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है इन्हें काफ़ी सीक्रेट के साथ मेंटेन किया जाता है, यानी सभी के सामने ओपनली नहीं बताया जाता कि कौन कौन से लोगों को ये वाला डिसीज़ या फिर ये इन्फेक्शन है। इसके बाद में हमें देखना है अबाउट द एडोलेसेंस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टडी कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड टेक केयर।